सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। ओके तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारा कोड है फर्स्ट ईयर का हिंदी ऑनर्स का BHDC 101, यानी कि BHDC 101 आपके हिंदी साहित्य इतिहास के रूप में है। तो इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम अपने सेशन को कवर करेंगे। इससे पहले हमने प्रीवियस सेशन में भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप वहां से जाके पर्टिकुलर अपने चैप्टर को या फिर अपने सेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं आज के सेशन के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज के सेशन के अकॉर्डिंग, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के नामकरण संबंधित विवादों की चर्चा करते हुए आदिकाल नाम की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हाँ, तो देखो ये क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल था ना, उसका नामकरण, यानी कि जो मतलब साहित्य काल का जो नामकरण रखा गया है, यानी कि नामकरण जैसे कि एक बेटे का जो मतलब नामकरण करता है उसका पिता जब जन्म लेता है, तो कि हाँ भाई इस नाम से डेडिकेट करके पुकारा जाएगा। तो हिंदी साहित्य का भी काल विभाजन किया गया। तो उसके नामकरण से संबंधित जितने भी विवाद रहे, विवाद मतलब यानी कि समस्या रहा या क्या रखा जाए क्या ना रखा जाए, लाइक डेट कि बच्चे का नाम रखते समय भी क्या होता है कि हाँ लोग विवाद करते हैं, नहीं ये होना चाहिए, नहीं ये होना चाहिए, नहीं ये होना चाहिए, नहीं ये होना, मतलब सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत हमारे उस विवादों को चर्चा करना है। और आदिकाल नाम की स्पष्ट सार्थकता, आदिकाल यानी कि जो आदिकाल रहा है ना हिंदी साहित्य काल में, तो सार्थकता का मतलब होता है कि आदिकाल ने किस तरीके से नामकरण में भूमिका निभाया है हिंदी साहित्य काल में। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं, अब थोड़ी स्पष्ट रूप से बात कर लेते हैं। यहाँ पे हिंदी जो है एक अपभ्रंश के रूप में जाना जाता है। अपभ्रंश यानी कि सबको भ्रमित कर दे, यानी कि बोल सकते हैं कि सरल भी लगता है, लेकिन बोल सकते हैं कि कठिन भी रहता है। अगर हिंदी साहित्य की बात की जाए तो ये एक ऐसा आरंभ विषय है जिसके अंतर्गत हम मतभेदों के कारण अपने जितने भी भाषा हैं, जो बहिष्कृति है, उसके अनुसार हम अपने पूर्व प्रचलित भाषा के रूप में आज हम यूज नहीं कर रहे हैं। अगर हम बात करें हिंदी साहित्य भाषा का जो विस्तार हुआ, यानी कि जन्म हुआ, या फिर बोल सकते हैं कि उसका जन्म की स्थिति हुई, तो जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के आरंभ करते हुए 933 ईस्वी के रूप में मानते हैं कि हिंदी साहित्य का जो विस्तार है ना आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा 933 ईस्वी के रूप में मानते हैं। ठीक है, अब उसके रूप में अगर देखा जाए, वास्तविक रूप में देखा जाए तो 933 ये यानी कि 10वीं शताब्दी के रूप में जाना जाता है हिंदी साहित्य का विस्तार। यानी कि जब हिंदी साहित्य का जो विस्तार हुआ है ना, वो 10वीं शताब्दी के रूप में रहा है। जो कि ये बात किसने बोला था? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये बात बोला गया था। साहित्य के कभी कभी धार्मिक और बोल सकते हो अधार्मिक व्यवस्था के रूप में भी हिंदी साहित्य के जैसे गुण और अगुण की व्यवस्था भी स्वरूप हमारे साहित्य कला में देखने को मिली। अगर हम इन्हीं की भाषाओं की बात कर लेते हैं, इसकी विशिष्टता की बात कर लेते हैं, तो हमें आदिकाल के अंतिम और बोल सकते हैं कि लगभग आदिकाल जब अंतिम क्षण में था, अंतिम चरण में था, यानी कि 1529 के आसपास था, तो रामचंद्र शुक्ल ने बदलाव के रूप में आदिकाल की अंतिम सीमा जो तय करी ना, वो 1318 तय करा था। यानी कि आदिकाल की शुरुआत इन्होंने कब रखा था? 933 में, और अंतिम कब किया भाई? 1318। ठीक है, अब इसमें नामकरण की अवस्था में अलग अलग चरणों में अपना अपना विचार है ना, अलग अलग ऐतिहासिक कारों ने अपनी तरीके से रखा। जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने ऐतिहासिक प्रक्रियाओं के रूप में इसका नामकरण या फिर बोल सकते हैं नामांकन करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाया। अब सृजन की बात की जाए तो साहित्य कला की जो सृजन किया गया था, यानी कि साहित्य कला को बनाया गया था, तो उस तात्विक अवस्था को, उस धार्मिक अवस्था को यहाँ पे धीरे धीरे
फैलाया गया। जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा भी अपने बोल सकते हैं कि कर्नल टॉड के ग्रंथ राजस्थान की बड़ी भूमिका इसमें बताया था कि राजस्थान की बड़ी भूमिका एक है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया था? कर्नल टॉड के द्वारा लिखा गया था, जो कि जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा उन्हें आदेश दिया गया था। जॉर्ज ग्रियर्सन जानते हो क्या कौन थे? ऐतिहासिक यानी कि इतिहासकार था, जो बताया था कि साहित्य कला का विस्तार किस प्रकार हुआ। अब रामचंद्र शुक्ल क्या है भाई? आपके बोल सकते हैं कि लेखक है, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जिस तरीके से अपने लेखन क्रिया के माध्यम से बताया गया कि आदिकाल की जो विस्तार हुआ था ना, वो इस क्षण से लेके इस क्षण तक हुआ था। तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास जो है क्षितिज के रूप में देखा जाता है। क्षितिज वो होता है, वह देखने को मिलता है जहां पे आसमान और बोल सकते हैं जमीन का मिलन हो, वो आपका क्षितिज कहलाता है। आप लोग दूर जाके देखते हो तो सिंपल सा लैंग्वेज है कि हम किसी ग्राउंड में खड़े होते हैं। आप कभी कहीं ग्राउंड में खड़े होना और दूर देखना, आपको देखने को मिलेगा कि सामने जाते जाते ना आकाश है ना और धरती का मिलन हो रहा है, उसी को क्षितिज बोला जाता है, ठीक है। तो ऐतिहासिक कलाओं के रूप में जिस तरीके से धीरे धीरे व्यवस्थाओं का स्वरूप बढ़ा और धीरे धीरे व्यवस्थाओं के स्वरूप के साथ साथ उनकी भूमिकाएं बढ़ी, तो अलग अलग लेखकों ने नामकरण अपने अनुसार करना शुरू कर दिया था। अब जैसे कि जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा साथ साथ हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर विजय पाल रासो, ठीक है, अलग अलग जो लेखक आए और उनके द्वारा उनके नामकरण की स्थिति देखने को मिले। विजय पाल रासो हो गए, उसके बाद बोल सकते हो बिस्लर देव हो गए, आपके जयचंद हो गए, हमीर हमीर रासा हो गया, ठीक है, कीर्ता पाता हो गया, उसके बाद कुमार रासो हो गया, पृथ्वी रासो हो गया, पृथ्वीराज रासो हो गया, ठीक है। तो ये जिन्होंने अपने आप को 11वीं शताब्दी के रूप में धीरे धीरे साहित्य कला के रूप में आगे बढ़ाया। रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल तथा अन्य संबंधित कालों का भी वर्णन अपने इतिहासकारों के रूप में किया था। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि जो हिंदी का रचनात्मक व्यवस्था था, जो वास्तविक स्वरूप था, उस वास्तविक स्वरूप को हम अपने जीवन में अनभिघ्न नहीं कर सकते, अपने जीवन से उन्हें अलग नहीं कर सकते। इसी कारण से जो है अलग अलग परिस्थितियों में आदिकाल का जो विस्तार किया गया, जिसमें आपका बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो रचनाएं की जा रही थी, जो रचनाओं का सार था, सार यानी कि मतलब पिलर था, यानी कि किस बेस पे रचना किया जा रहा था आदिकाल में, वो आपका बोल सकते हैं कि अलग अलग लेखकों ने अपने योग्यता दिखाते हुए प्रस्तुत किया था, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन में तत्कालीन राजनीतिक पृष्ठभूमि कैसे थे? देखो, पृष्ठभूमि पहले हमें पता होना चाहिए कि पृष्ठभूमि यानी कि जस्ट लाइक दैट की स्थिति हो गया, और बोल सकते हैं कि समस्या, या फिर उस समय चल रहे क्या योगदान रहा, तो वो हमारा पृष्ठभूमि कहलाता है। तो भक्ति आंदोलन के तत्कालीन राजनीतिक स्थिति कैसी थी उसके बारे में बताना है। भक्ति आंदोलन जिसमें हम ये साफ साफ सब शब्दों में जान सकते हैं कि भक्ति आंदोलन, जो कि एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन का जो समय सीमा तय किया था, वो 1318 से लेके 1643 तक उन्होंने भक्ति आंदोलन का टाइम पीरियड तय किया। किसके द्वारा? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, ठीक है। जिसके अंतर्गत हम देखा जाता है तो इन्होंने अपने समय सीमा के अंतर्गत भक्ति आंदोलन में राजनीतिक व्यवस्थाओं का भी स्वरूप देखा, जैसे कि बादशाह शाहजहां के काल शासन के रूप में देखने को मिला। भक्ति आंदोलन के रूप में राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझने की बात करी जाए तो यहाँ पर अलग अलग मुगलीय व्यवस्था भी हमारे देखने को मिले थे। अब मुगलीय व्यवस्था जो था, जब एक भक्त अपने भक्ति के माध्यम से ईश्वर के प्रति आराधना करके उनके बारे में लिख रहा था, मुगलीय व्यवस्था भी चाहता था कि वो उनके बारे में भी अपनी रचनाओं का बोल सकते हो प्रदर्शन प्रस्तुत करे। भक्ति आंदोलन में जैसे कि अलग अलग भक्त जो है अपने ईश्वर की आराधना करते हुए अपने आप का
ईश्वर का एक पालनहारा या फिर बोल सकते हैं ईश्वर का एक शिष्य मानते हुए अपने आप को आगे बढ़ा रहे थे। तो भक्ति आंदोलन में जिस तरीके से लेखकों ने अपने ईश्वर के प्रति आराधना, उपासना और अपने भगवान के प्रति बोल सकते हैं कि प्रेम का उजागर साहित्य के रूप में किया। तो इसी व्यवस्था को देखते हुए अलग-अलग राजनीति व्यवस्थाओं ने भी अपने आप में आगे बढ़ाना, जो कि इतिहास के रूप में अपने आप को, अपना अस्तित्व जो है बरकरार रखना चाहते थे। इसी कारण से जो है भक्ति आंदोलन की व्यवस्था में राजनीतिक पृष्ठभूमि की व्यवस्था देखने को मिली, जिसके अंतर्गत अगर हम बात कर लेते हैं 1206 से लेके 1290 तक हमारा दिल्ली सल्तनत का इतिहास उतार चढ़ाव रहा है। ठीक है, 1281 से लेके हमारा बोल सकते हैं बलवन बलवन की मृत्यु, ठीक है, होने के बाद यहाँ पर क्या है, जलालुद्दीन की खिलजी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जलालुद्दीन खिलजी की उत्पत्ति होने के बाद यहाँ पर जो है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे यहाँ पे गयासुद्दीन के रूप में उसका वंशज आगे बढ़ा। ठीक है, अब जितने जितने ये वंशज थे, इनका एकमात्र राजनीति क्या था भाई, जो लेखक है उनके मुगलिय शासन, उनके तारीफ के बारे में भी रचना करें। क्यों? क्योंकि इन्हें तो पता था भाई कि मतलब ये लेखक है ना, ये अपने ईश्वर की आराधना करते हुए रचना कर रहा है, तो ये बखूबी ये चाहते थे कि वो हमारी भी रचना करे। अब ये राजनेता जो क्या कह रहे थे कि भाई कोई नहीं, तुम अपने भगवान के साथ साथ हमारी रचना करो ताकि हम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो जाए। ठीक है, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं? तो इसी व्यवस्था में धीरे धीरे अलग अलग अफगानों ने और बोल सकते हैं कि अलग अलग जितने भी मुगलिय शासन थे, उनकी स्थितियों में अगर हम देखा जाए तो अफगान हो गए, मुगलिय शासन हो गया, या फिर बोल सकते हैं कि अलग अलग सिकंदर हो गया, और बोल सकते हैं कि जितने भी आए सिकंदर की जैसे, हेलो, 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद ये इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। तो इब्राहिम लोदी के रूप में गद्दी पर बैठने के बाद यहाँ पे राणा सांगा के साथ यहाँ पे शत्रुता हो गया। ठीक है, 1500। तो अब क्या हुआ कि इब्राहिम लोदी के बाद, यानी कि इब्राहिम लोदी और राणा सागा के बीच जो है निरंतर काल तक थोड़ा वाद विवाद रहा। 1525 के आसपास 1525 में बाबर पेशावर में बोल सकते हो खबर मिली, और बोल सकते हैं कि दौलत खां को पराजित करते हुए बाबर अब राजगद्दी पे बैठ गया। आपको पता है, तो उसके बाद आपका देखने को मिला कि बाबर और इब्राहिम लोदी की जो आपके बोल सकते हो कि बीच लड़ाई हुआ था 20 अप्रैल 1526। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी गवर्नमेंट एग्जाम, कि पानीपत की युद्ध किसके बीच हुआ था। तो कई बार पूछा जाता है इस तरीके से, कई बार डेट पूछ देता है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था प्रथम। ठीक है, तो प्रथम पानीपत का जो युद्ध है 1526 में हुआ था। द्वितीय पानीपत का युद्ध जो है 1564 में हुआ था। ठीक है, और तृतीय पानीपत का युद्ध 1761 में हुआ था। तो ध्यान रखना सभी स्टूडेंट्स। अब उसके बाद क्या हुआ कि इब्राहिम लोदी को यहाँ पे मार दिया गया, और उसके बाद यहाँ पे बाबर विराजमान हो गया। 1527 में खानवा का युद्ध बाबर फिर जीत गया। उसके बाद आपका धौलपुरा, उसके बाद आपका बोल सकते हो कि खेड़ा का युद्ध भी उसने जीत लिया। उसके बाद घाघरा का युद्ध भी जीत लिया। ठीक है, और 1530 में हुमायूं बाबर का उत्तराधिकारी बना। क्यों? क्योंकि बाबर की मृत्यु 1530 में हो जाती है। ठीक है, तो इस पे एक आ जाता है कि बाबर आया खाना खाया, नहीं, बाबर आया पानी पिया खाना खाया घर गया चल गया, मतलब चला गया घर गया और मर गया। ये एक ट्रिक है याद करने का कि 1526 में उसने पानीपत का युद्ध लड़ा, तो इसे पानी के रूप में लड़ा, मतलब बोल सकते हो कि इसे पानी बोला गया। ठीक है, यानी कि पानी पिया खाना खाया, यानी कि खानवा का युद्ध जो है उसने 1527 में लड़ा था। ठीक है, घर गया यानी कि घाघरा का युद्ध 1528 में लड़ा था। और
सॉरी चला गया, यानी कि चंदेली का युद्ध 1528 में लड़ा, और घर गया 1529 में, यानी कि घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा, और 1530 में मर गया। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है, मतलब हिस्ट्री के डेट को याद करने का। तो ये बहुत से मतलब गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अलग अलग दिल्ली सल्तनत पर विराजमान होते हुए अलग अलग जो भक्ति आंदोलन की श्रेय व्यवस्था थी वो हमें देखने को मिलती है। कि जो भक्ति आंदोलन था वो पूर्ण रूप से खतरे में इसलिए था क्योंकि भक्ति आंदोलन का जो टाइम पीरियड रहा है 1318 से लेके 1643 ईस्वी तक रहा है। अब 1643 ईस्वी तक ये टाइम पीरियड रहा है, जिसके कारण हम अपने जीवन में अगर हम इतिहास के पन्नों को उजागर करके देखें तो हमारा जो मुगलीय शासन व्यवस्था था उस समय अपने आप की सत्ता को हमारे शासन व्यवस्था हमारे देश पे थोपना चाहता था, लागू करना चाहता था। तो इस परिस्थिति के कारण जो है हमारा भक्ति आंदोलन जो था, भक्ति काल था, वो देखने को मिलता है कि राजनीतिक पृष्ठभूमि का एक अहम भूमिका है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग मुगल शासन व्यवस्था अपने आप को आगे बढ़ा रहा था, दिल्ली सल्तनत पर राज करने के लिए अपने आप को अग्रसर कर रहा था। क्लियर हो गया? अब हम ये देखेंगे कि संत काव्य परंपरा की बात कर लेते हैं, तो भक्ति काल के आरंभिक जो काल रहा है वो संत काव्य का काल के रूप में निर्गुण भक्ति रहा है, जिसके रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ पे ज्ञानश्रेय शाखा कहा है। यानी कि ये जो भक्ति काव्य धारा था, यानी कि जो निर्गुण के रूप में था, यहाँ पर किसके शाखा के रूप में, ज्ञान श्रयी शाखा के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस बात को कहते हैं। अब इनकी एक बात ये कहने योग्य रही कि इनके द्वारा जो बातें बोली गई, यानी कि इनके द्वारा जो बातें कही गई वो ये थी कि ये निर्गुण भक्ति के साथ साथ अपने आप में संत के रूप में इनकी जो रचनाएं होती थी उन रचनाओं के माध्यम से इन्होंने अपने जीवन तथा अपने व्यवस्थाओं के रूप में जो सरल पूर्वक रहा है उस जीवन को उजागर करना तथा बोल सकते हैं कि यहाँ पर वास्तविक रूप में जो काव्य की परंपरा थी उन परंपराओं को इन संत कवियों के द्वारा आगे बढ़ाने का भी प्रचार व्यवस्था किया गया। इनके इसी व्यवस्था के रूप में इसी श्रम के कारण इन्हें हिंदी साहित्य के संत काव्य धारा, जो कि एक निर्गुण यानी कि बोल सकते हैं कि ईश्वर की ऐसी आराधना कर रहे थे जिसमें ईश्वर की क्या छवि है उस छवि का लोप ना कर रहे थे, यानी कि बोल सकते हो कि उस छवि का बोल सकते हो मोहन रूप ना होके उनकी परंपराओं का जो पृष्ठभूमि था, जैसे कि बौद्ध धर्म हो गया, वज्रयान हो गया, सहजयान हो गया, ठीक है, जो वास्तविक रूप में ऐसा अपने देखो सिंपल सा लैंग्वेज बोला जाए ना तो निर्गुण भक्ति वह भक्ति है जो हम अपने ईश्वर की प्रार्थना मतलब प्रार्थना तो करते समय हम उसकी चीज की अपेक्षा ना करें कि ईश्वर हमें क्या दे रहा है, ईश्वर हमें क्या देगा, ये ठीक है। तो इसमें जो परंपराओं के रूप में यहाँ पे जो पृष्ठभूमि अपनाया गया, यहाँ पे नाथ पंथ हो गया, अन्य परंपराएं हो गया, वैचारिक आदान प्रदान हो गया, वैचारिक यानी कि विचारों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो समानता के रूप में अगर बात की जाए तो हमारे सिद्धांत जो है शंकराचार्य के अत्यधिक भिन्न और रूप में आपका देखो तो देखा जाए सूफी संत हो गया, उसके बाद नागपंथ हो गया, दर्शन पंथ हो गया, ठीक है, और अलग अलग जितने भी संत थे उन संतों की जो परंपराएं थी जो कि आरंभ में 12वीं शताब्दी के रूप में अत्यधिक बढ़ते हुए नजर आया। ज्ञानेश्वर हो गए, रामदेव हो गए, तुकाराम हो गए, ठीक है, ये सबसे ज्यादा जो है ये 13वीं और 14वीं शताब्दी के फेमस यानी कि बोल सकते हैं प्रसिद्ध संत के रूप में रहे हैं, ठीक है। इनकी जो रचनाएं थी उन रचनाओं के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर रविदास, सेना, पीपा और उसके बाद पद्मावती, ठीक है, सुरसुरी और धन्ना जैसे अलग अलग रचनाओं के माध्यम से समाज के उन तमाम व्यवस्थाओं का उजागर करना और तथा तमाम घटनाओं का उजागर करने की रूप इनमें शामिल है, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं गुरु नानक, सुंदरदास, गरीबदास, धर्मदास और जगजीवन साहब,
ठीक है। या फिर आपके बोल सकते हो मलुक दास, हरिदास, चरण दास, गुलाब साहब, ये इतने जितने भी कवि हैं, इन्होंने अपने आप में जो रचनाएं की वो एक संत के रूप में रचनाएं किया। तो इन संत के रूप में आपके भक्तिकालीन व्यवस्थाओं का भी महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। इन रचनाओं में जो भावनाओं का लोप रहा है, यानी कि जो भावनाओं का लोप रहा है, वो आपके बोल सकते हो करुणा, शील, सेवा, त्याग, अहिंसा, ठीक है, ये आपका क्या है, भावनाओं का लोप है। यानी कि इन भावनाओं का व्यवस्था स्वरूप और इन रचनाओं में इन काव्य धारा में पाया गया है। ठीक है। असत्य ना बोलना, सत्य की ओर चलना, धर्म से अधर्म, अधर्म से धर्म की ओर चलना, पशुता से आपका मानवता से रूप में बढ़ना। पशुता का मतलब होता है कि जिस तरीके से एक पशु है, मतलब देखा जाए तो मानवता का मतलब होता है कि मानव की फिक्र करना। ठीक है। तो इस रूप में हमारी रचनाओं के रूप में आप ये बोल सकते हो अंधेरे से प्रकाश की ओर चलना। ठीक है। तो ये हमारे नकारात्मक से बोल सकते हैं सकारात्मक की ओर चलना, ये जो आपके भाव थे, ये मूल रूप से आपका संत काव्य धारा में आपके हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं का स्वरूप रहा है। क्लियर हो गया? तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।